नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अब हमने देखा कि फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में लिबरलाइजेशन दी गई थी कहाँ पर? इंडिया में। और हमने बात की थी कि इसको जो सपोर्ट किया था बहुत ही पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सपोर्ट किया गया था कि फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज करना चाहिए इंडिया में। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने यही कहा है कि फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए जितने भी बैरियर्स हैं सभी हार्मफुल हैं। कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। जो ट्रेड होना चाहिए कंट्रीज़ के बीच में वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, जिससे कि सभी कंट्रीज़ को डेवलप करने का मौका मिले और सभी कंट्रीज़ को अपनी पॉलिसी को लिबरलाइज करना पड़ेगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? ये ऐसे चेकआउट करती है कि हर जगह फ्री ट्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई जा रही है या नहीं अपनाई जाए, क्योंकि इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, है ना। स्टार्टिंग एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, WTO एस्टैब्लिशेस रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। ये क्या करता है? इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग रूल्स इस्टेब्लिश करता है और ये देखता है कि रूल्स ओबेड किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं, ओबेड किए जाने चाहिए। नियरली 160 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करंटली मेंबर्स ऑफ द WTO एज ऑन जून 2014। करीबन 160 कंट्रीज जो थी इसकी मेंबर्स रह चुकी थी। अगर बात करें WTO की, इट इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल। इन प्रैक्टिस इट इज सीन दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स। ऑन अदर हैंड WTO रूल्स have forced in the developing country to remove trade barriers. An example of this is current debate on the trade in agricultural product. अब WTO का क्या होता है कि ये फ्री ट्रेड चाहती है, ये देखती है कि डेवलप्ड कंट्री जितनी भी हैं वहाँ पर पूरा ट्रेड बैरियर्स कोई ना हो, साथ ही डेवलपिंग कंट्री में भी ट्रेड बैरियर्स ना हो, वहाँ से ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया जा सके। क्लियर? सो नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे क्या इफेक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट हुआ है? क्लियर? अब अगर पिछले 20 साल की बात करें, क्योंकि पिछले 20 साल से हमारे यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी चल रही है, तो इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिला है। लोगों के जीवन पर भी क्या इफेक्ट पड़ा है ये भी हम जानेंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर हैज ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स, पर्टिकुलरली टू वेल ऑफ सेक्शन ऑफ द अर्बन एरियाज। जितने भी अच्छे लोग हैं, अच्छे मतलब वेल ऑफ सेक्शंस हैं, जो अच्छे रिच लोग हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा हुआ है। कंज्यूमर्स पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शंस, उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला है क्योंकि उनके पास बहुत सारे चॉइसेस, पहले से ज़्यादा चॉइसेस उनको मिली है ना। उनको उन्होंने इम्प्रूव्ड क्वालिटी को भी इंजॉय किया है ना। कम प्राइसेस पर बहुत सारे प्रोडक्ट उनको देखने को मिले हैं। इससे क्या हुआ? इससे एज अ रिजल्ट दीज पीपल टुडे एंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इससे कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत पहले से इम्प्रूव हुई है। अमंग प्रोड्यूसर एंड वर्कर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म। दोनों पे यूनिफॉर्म नहीं हुआ है, एक जैसा नहीं हुआ है। फर्स्टली MNC हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। MNC ने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया है इंडिया में ओवर द पास्ट 20 ईयर्स, विच मीन्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर देम। क्योंकि पहले से ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया में, इट मीन्स उनके लिए फ़ायदेमंद है, इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो MNCs हैव बीन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज सच एज सेल फोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड और सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज। These products have a large number of well-off buyers. अब यह इस टाइप की इंडस्ट्रीज MNC ज़्यादा सेटअप करते हैं, जैसे सेल फोन हो गया, ऑटोमोबाइल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड, है ना। इन सब की हम देखते हैं कई सारी, हम तो आज अपने आसपास देखते भी हैं, ऐसी कंपनीज हमारे आसपास होती हैं, है ना। सो अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि ये जानते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होते हैं कौन ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो वेल ऑफ सेक्शंस है सोसाइटी के, है ना, वेल ऑफ बायर्स इनके बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड, नई नई जॉब्स भी क्रिएट करते हैं। एंड ऑल्सो लोकल कंपनी सप्लाई रॉ मटेरियल एटसेट्रा टू दीज इंडस्ट्री हैव प्रॉस्पर्ड। और वो लोकल कंपनी जो इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है उनको भी अच्छी इनकम मिल जाती है। इट मीन्स ओवरऑल अगर हम बात करें, इम्पैक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन का वो कंज्यूमर्स के लिए भी है, प्रोड्यूसर्स के लिए भी वैल्यू, मतलब वो है लोकल कंपनीज के लिए भी फ़ायदा है, लेकिन उन कंज्यूमर्स के लिए है जो वेल ऑफ
मतलब जो वेल ऑफ बायर्स है, जो रिच है, जो खरीद सकते हैं। क्लियर। स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। अलग अलग स्टेप उन्होंने लिए हैं जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करें। इंडस्ट्रियल जोन कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर बीइंग सेटअप, अलग अलग स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किए गए। दीज आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, जिसमें कि बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटी जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, रिक्रिएशनल और एजुकेशनल, इन सब की फैसिलिटीज़ इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में होती थी, जिससे कि फॉरेन कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सके। कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट इन SEZs do not have to pay taxes for the initial period of 5 years, और जो इन स्पेशल जोन में अपनी कंपनी सेटअप करेगा उनको करीबन स्टार्टिंग के 5 साल उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो इस टाइप की बहुत सारी अट्रैक्टिव पॉलिसीज बनाई हैं स्टेट और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उन्होंने लेबर लॉज में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है ना। यू हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव टू ओबे सर्टेन रूल्स दैट एम टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट, क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता था कि वो कुछ ऐसे रूल्स बनाती हैं जो कि ओबे करने पड़ते हैं जिससे कि वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इन द रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड कंपनी टू इग्नोर मैनी ऑफ दीज। Instead of hiring workers on a regular basis, companies hire worker flexibility for short period when there is intense pressure of work. साथ ही ये फैसिलिटी भी दी गई है कि ज़रूरी नहीं है आप पूरा रेगुलर बेस पे ही वर्कर को हायर करो, जब आपको ज़रूरत पड़े आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी आप उनको हायर कर सकते हो। दिस इज़ डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर कंपनी, जिससे कि कॉस्ट ऑफ लेबर कम हो सके कंपनीज के लिए। However, still not satisfied, foreign companies are demanding more flexibility in labor laws. लेकिन अभी भी फॉरेन कंपनीज को और भी ज़्यादा लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। इट मीन्स दे वांट कि उनको कम से कम सस्ते से सस्ता उनको लेबर मिल सके। क्लियर। Secondly, several of the top Indian companies have been able to benefit from the increased competition. They have invested in newer technology, कि जो इंडियन कंपनीज है, टॉप इंडियन कंपनीज है, उनको भी ग्लोबलाइजेशन का ये फायदा हुआ है कि उनका कंपटीशन बढ़ गया है, उनको नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने का मौका मिला है और प्रोडक्शन मेथड में नए प्रोडक्शन मेथड में इन्वेस्ट करने का मौका मिला है, जिससे कि प्रोडक्शन स्टैंडर्ड उनका बढ़ गया है। इट मीन्स उनके सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस, फॉरेन कंपनीज के साथ सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस भी रहा है। इट मीन्स व्हाट द टॉप इंडियन कंपनीज दे ऑल्सो गेनिंग। मोर ओवर ग्लोबलाइजेशन में ये भी हुआ है कि जितनी भी बड़ी बड़ी इंडिया की कंपनी थी, दे ऑल्सो एमर्ज्ड एज मल्टीनेशनल कंपनीज देमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को इतना सेटअप कर लिया है, इतना ऑर्गेनाइज कर लिया है कि उन्होंने अपने आप को भी एक मल्टीनेशनल कंपनीज में, जैसे हमारे यहाँ टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, रनबैक्स है, एशियन पेंट्स है ना, सुंदरम फास्टनर्स है। तो ये क्या है, इन्होंने अपने आप को ऑलरेडी इन्होंने भी अपने आप को एक तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी में के रूप में अपने आप को एमर्ज भी किया है। क्लियर। इट मीन्स ये इन्होंने भी अपने ऑफिसेज अदर कंट्रीज में खोले हैं। दे आर ऑल्सो स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन हैव ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जैसे कि आईटी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको एक तरीके से ये भी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कंपनीज को कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। जैसे हमारी आईटी कंपनी जितनी भी है ये वर्ल्ड वाइड सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना। द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर द लंडन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर्स आर सम एग्जाम्पल। जैसे कॉल सेंटर्स हैं, ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड ही काम करते हैं ना। और आपका जैसे कि इंडियन मैगजीन है जो कि लंदन के लिए प्रोड्यूस करती है। So these are spreading their opportunities. They are getting opportunities to spread their services worldwide. पूरे वर्ल्ड में अपनी सर्विसेज को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। Only this is possible because of globalization. Clear? So these all are the benefits of the globalization. What we are gaining from the globalization. But due to globalization, competition is very tough. Competition बहुत tough है, बहुत बढ़ता जा रहा है competition. Students, here we have a story of rising competition. It means ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे यहाँ पर क्या हो रहा था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। जो इंडिया में प्रोडक्ट बन रहा था अब उसको किससे कॉम्पीट करना था, आपके MNCs प्रोडक्ट से उसको कॉम्पीट करना था। तो उसकी क्या कंडीशन थी कि कंपटीशन बढ़ने के कारण
कि जहाँ से कम कॉस्ट पे सामान मिले, जैसे अगर हम इंपोर्ट करें सामान तो वो कम प्राइस पर आता है ना, तो उस पर ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे थे रैदर देन द प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। क्लियर। अब ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कंपटीशन जब बढ़ रहा था तो हमारे यहाँ के खुद के जो प्रोडक्ट थे वो उनकी डिमांड कम हो गई थी, क्योंकि बाहर से प्रोडक्ट बन करके सस्ते आ रहे थे। साथ ही जब कंपटीशन था फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी हमें फेस करना पड़ा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण इट मीन्स कि अब वर्कर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा हो गई थी। वर्कर्स की जो जॉब थी अब सिक्योर नहीं थी। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स थी ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हम कह सकते हैं कि फेयर ग्लोबलाइजेशन के चांसेस नहीं थे, है ना, क्योंकि जो बेनिफिट जो ज़्यादा लाभ जो उठा रहे थे वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज उठा रही थी रैदर देन द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। सो इसके लिए हम एक वो पढ़ते हैं द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब जो हमने ऊपर इंसिडेंसेस पढ़े हैं, देन वो बेनिफिट जो मिल रहा था ग्लोबलाइजेशन का किसको मिल रहा था? दोज हु आर MNCs और हु आर multinational corporations. People with education, skill, wealth have made the best use of new opportunities. जिनके पास एजुकेशन थी या स्किल थी, वेल्थ थी, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटीज़ का अच्छे से बेनिफिट उठाया, लाभ उठाया। ठीक है, और जिनके पास ये सब नहीं था, वो एजुकेटेड नहीं थे, स्किल नहीं थी, वेल्थ नहीं थी, वो इसके बेनिफिट का लाभ नहीं उठा पाए। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन की कंडीशन है ये ऐसी है अनफेयर, फेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं है। फेयर ग्लोबलाइजेशन तब होगा बेटा जब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और साथ ही वो जो अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए होंगी वो ये भी इंश्योर करेंगे कि सबको बेनिफिट मिल रहा है और सब अपना बेनिफिट शेयर कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तभी जा कर के हम ग्लोबलाइजेशन को फेयर कह सकते हैं। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। गवर्नमेंट इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है इसको पॉसिबल करने में। Its policies must protect the interest not only the rich and the powerful but all the people in the country। अगर वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे कि इंटरेस्ट को बचाया जा सके, फ़ायदों को बचाया जा सके, सिर्फ रिच के नहीं, पावरफुल के नहीं, जो सभी पीपल, कंट्री के सभी लोगों के इंटरेस्ट को बचाया जा सके, उनके फ़ायदे को बचाया जा सके। यू हैव रेड अबाउट सम ऑफ द पॉसिबल स्टेप्स द गवर्नमेंट कैन टेक। फॉर इंस्टेंस, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट क्या, जैसे लेबर लॉज है उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकती है जिससे कि वर्कर्स को उनके अधिकार मिलेंगे, है ना। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर, ये स्मॉल प्रोड्यूसर को भी सपोर्ट कर सकती है जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, जिससे कि उसके कब तक सपोर्ट कर सके, जब तक कि उसमें मतलब कम्पीट करने की इनफ स्ट्रेंथ नहीं आ जाती, तब तक उनको सपोर्ट कर सकती है। और अगर ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लगा सकती है ना। इट कैन नेगोशिएट the WTO for fairer rules. It can also align with other developing countries and similar interests to fight against the domination of developed countries in the WTO. ये नेगोशिएट तो करता है WTO को, लेकिन वो उनके खिलाफ लड़ सकते हैं कि हाँ जो अनफेयर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसके खिलाफ वो जा सकते हैं। In the past few years, massive campaigns and representation by people's organizations have influenced important decisions relating to trade and investment at WTO. कई पिछले कुछ सालों में ये सब बातें आई भी हैं। WTO ने कई रूल्स को हेर फेर भी किया है, बदला भी है। WTO ने सिर्फ इसी बात से कि अनफेयर ग्लोबलाइजेशन ना हो, है ना, सबको बेनिफिट मिले, सबका इंटरेस्ट बरकरार रहे। सो इन लोगों ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है फॉर द स्ट्रगल ऑफ अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। ओके स्टूडेंट्स।